नमस्कार। डिस्कस करेंगे टीसीएस अंडर जीएसटी, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टीसीएस का कॉन्सेप्ट भी टीडीएस के कॉन्सेप्ट से ही मिलता जुलता है। अंतर इतना है कि टीडीएस में टैक्स डिडक्ट किया जाता है सोर्स पे एक पार्टी के द्वारा, जो दो पार्टीज में जिनमें लेन देन होता है उनमें से एक पार्टी रहती है। जबकि टीसीएस जो है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, इसमें एक थर्ड पार्टी भी जुड़ी होती है। एक सप्लायर होता है जो सामान बेचता है, एक बायर होता है जो सामान खरीदता है, एक इनके बीच में पार्टी होती है जो सर्विस प्रोवाइडर होती है। ये सर्विस प्रोवाइडर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि सप्लायर अपने सामान की डिटेल डाल देता है इस फैसिलिटेटर की वेबसाइट पे या इसके प्लेटफॉर्म पे। बायर जुड़ता है इस फैसिलिटेटर से, और ये फैसिलिटेटर जो होता है ये एक मीडिएटर का काम करता है, रोल प्ले करता है। बायर का डायरेक्ट रिलेशन सप्लायर से नहीं रहता है। बायर जो होता है वो बाई करता है इस वेबसाइट से, इस प्लेटफॉर्म से सामान, और इसी को पेमेंट करता है। ये पेमेंट प्राप्त करने के बाद सप्लायर के पास भेज देता है। तो अब ये जो पार्टी है, गवर्नमेंट ने इस पार्टी को एक जिम्मेदारी दे दी कि भाई आप रिकॉर्ड रखोगे जो लेन देन हो रहे हैं आपके माध्यम से, और आप उन पे एक निश्चित दर से, जो बताया जाएगा जीएसटी काउंसिल के द्वारा, उस दर से एक टैक्स आप कलेक्ट कर लोगे जब यह पेमेंट आप पे करोगे सेलर को, सप्लायर को। मतलब ये जो मीडिएटर है ये बायर से पैसा कलेक्ट करता है सामान बेचने के बाद, और इस पैसे को भेज देता है सप्लायर के पास। सप्लायर अपनी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर देता है, इसके आदेश अनुसार बायर के पास सीधे सप्लाई कर देता है सामान। ये केवल अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, अपना एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। तो इसकी जिम्मेदारी दे दी कि आप कुछ टैक्स कलेक्ट करोगे, और उसका मकसद भी ये होता है कि ताकि ये जो सप्लायर है ये कोई हेरा फेरी नहीं कर पाए अपने अकाउंट्स में, क्योंकि एक निश्चित दर से टैक्स जब ये कलेक्ट करेगा और सरकार के पास जमा कर देगा तो सरकार के पास डिटेल पहुंच जाएगी कि इस सप्लायर ने कितना सामान बेचा है इस के माध्यम से। ऐसे ही अन्य माध्यम से वो बेच सकता है। तो एक ट्रेलिंग हो जाती है कि सरकार के पास प्रॉपर रिकॉर्ड पहुंच गए। अब ये हेरा फेरी नहीं कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी सरकार को जानकारी है कि इसने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कितने रुपए की सेल की है। तो ये कारण है टीसीएस का, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का। इसका एग्जांपल जैसे ये जो फैसिलिटेटर्स होते हैं इनको हम ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के नाम से जानते हैं। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा और बहुत सारी वेबसाइट हो सकती हैं जो वेब प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं बायर्स को भी और सेलर्स को भी। सेलर्स अपने सामान की डिटेल इनकी वेबसाइट पे डाल देते हैं, बायर इन वेबसाइट पे जाकर के सामान खरीदने का ऑर्डर करते हैं। इस ऑर्डर की जानकारी यह वेबसाइट दे देती है सप्लायर्स को, और सप्लायर आदेश अनुसार सामान सीधा सप्लाई कर देते हैं बायर को। बायर की जो पेमेंट आती है इस मीडिएटर के पास, यह मीडिएटर पेमेंट पहुंचा देता है सप्लायर के पास। बीच में ये अपना कमीशन भी काट लेता है और सरकार के बताए गए निर्देश अनुसार टैक्स भी कलेक्ट कर लेता है और सरकार के अकाउंट में जमा कर देता है। बाद में इस जो टैक्स कलेक्टेड पहुंचेगा, यह जो सप्लायर है ये इसका क्रेडिट भी एक्सेप्ट कर सकता है सरकार के पास, बाकी जो टैक्स है उसकी पेमेंट करके। आगे देखते हैं, सेक्शन 52 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 प्रेस्क्राइब करता है प्रोविजंस और प्रोसीजर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का। टीसीएस से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं या प्रोसीजर है वह सेक्शन 52 में दिया गया है। टीसीएस का मतलब है ऐसा टैक्स जो कलेक्ट किया जाता है किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा जब सप्लायर सप्लाई करता है कुछ गुड्स या सर्विसेज इस पोर्टल के माध्यम से, और पेमेंट करता है सप्लाई के लिए जो कि उसने कलेक्ट की थी बायर से उसको इलेक्ट्रिक कॉमर्स ऑपरेटर को वो कलेक्ट करता है। इसको हम पहले ही यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि सामान बेचता है सप्लायर बायर को, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर होता है यानी कि जो मीडिएटर होता है, इसके पास पैसा बायर से आता है और ये पैसा भेजता है सप्लायर के पास।
तो उस समय जब ये पैसा भेजता है उसमें से टैक्स कलेक्ट कर लेता है, उसी को हम टीसीएस कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर होते कौन है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का मतलब ऐसे पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन से होता है जो ओन करते हैं, ऑपरेट करते हैं और मैनेज करते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, मतलब एक वेबसाइट या एक एप्लीकेशन हो सकती है, वेब एप्लीकेशन, ऐप के नाम से जिनको हम जानते हैं, उनको ये ओन करते हैं, ऑपरेट करते हैं और मैनेज करते हैं, जिसका काम होता है कि फैसिलिटेट करना सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, मतलब ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। जो बायर्स है वो भी इनसे जुड़ सकते हैं और जो सेलर्स हैं वो भी इनसे जुड़ सकते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन। यह है ऑपरेटर्स जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट। ये डिस्प्ले करते हैं लिस्ट अपने पोर्टल्स पे, अपने वेबसाइट्स पे, उन सभी प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की जो एक्चुअली सप्लाई किए जाते हैं किसी अन्य पर्सन के द्वारा। सप्लाई जिनके द्वारा किए जाते हैं उनको हम सप्लायर के नाम से जानते हैं कंज्यूमर के पास, मतलब ये एक मीडिएटर का रोल प्ले करते हैं केवल ऑपरेटर्स। प्राइस फॉर द प्रोडक्ट या सर्विसेज, प्राइस जो आता है प्रोडक्ट या सर्विसेज का वो कलेक्ट किया जाता है ऑपरेटर के द्वारा कंज्यूमर से, और फिर पे किया जाता है एक्चुअल सप्लायर को अपना कमीशन डिडक्ट करने के साथ। जब ये अपना कमीशन डिडक्ट करते हैं तो सरकार ने इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की है ऑपरेटर की कि आपको टैक्स भी कलेक्ट करना होगा बताए गए रेट से। जो करंट में बताया गया रेट है वो 1% है। 1% का मतलब हो गया कि अगर IGST है तो 1%, और अगर CGST और SGST जब लगेगा उस केस में तो 0.5। यह जो 1% टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा वो कैलकुलेट किया जाएगा नेट वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विसेज जो कि सप्लाई की गई हैं पोर्टल के माध्यम से, ऑपरेटर के पोर्टल के माध्यम से सप्लाई की गई हैं एक सप्लायर के द्वारा किसी कंज्यूमर को एक महीने के दौरान। उस टोटल सप्लाई पे, नेट सप्लाई पे ये कैलकुलेट किया जाएगा। नेट वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विसेज, नेट सप्लाई की जो वैल्यू है उसका मतलब है टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो टैक्सेबल सप्लाई हो, नॉन टैक्सेबल तो पे तो टैक्स लगता नहीं है, जो टैक्सेबल सप्लाई है गुड्स या सर्विसेज की उनमें से माइनस कर दिया जाएगा सप्लाईज रिटर्न टू द सप्लायर थ्रू द ई कॉमर्स ऑपरेटर। ऐसा भी होता है कभी कभी कि फ्लिपकार्ट के माध्यम से लोग सामान खरीदते हैं लेकिन सामान वापस भी करते हैं बहुत सारे लोग। तो ये जो ऑपरेटर होते हैं ये क्या करते हैं कि ये डिटेल निकाल लेते हैं कि टोटल किसी एक सेलर यानी कि किसी एक सप्लायर के माध्यम से जितना सामान इस ऑपरेटर ने बहुत सारे ग्राहकों को बेचा था वो तो हो गया टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। अब इसमें से माइनस कर देंगे कुछ ऐसे भी ग्राहक हैं जिन्होंने रिटर्न कर दिया होगा, जैसे मान लो इसने रिटर्न कर दिया तो एक ने अगर रिटर्न कर दिया तो ये उसको सप्लाई में से माइनस कर देगा और उसके बाद बच जाएगी नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। सपोज करते हैं मिस्टर गुप्ता सप्लाई करते हैं कुछ टैक्सेबल गुड्स 12,000 रुपए की अमेजन के माध्यम से कस्टमर्स को जुलाई के महीने में। बहुत सारे कस्टमर्स को जुलाई के माध्यम से मिस्टर गुप्ता ने 12,000 रुपए का टोटल सामान सप्लाई किया। इस महीने के दौरान 2,000 रुपए की कीमत की गुड्स वापस भी आ गई जो रिटर्न हो गई, मिस्टर गुप्ता को सामान वापस आ गया अमेजन के माध्यम से। तो नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स जो सप्लाइड मानी जाएगी वो होगी 10,000। 12,000 की सप्लाई की थी, 2,000 का सामान रिटर्न आ गया था, तो अमेजन इसको रिपोर्ट देगा कि भैया आपकी जो टोटल सप्लाई है नेट वो हमारे पास 10,000 की है। अमेजन यानी कि जो ऑपरेटर है, जो मीडिएटर है, अब वो डिडक्ट करेगा टैक्स, अपना कमीशन तो लेगा ही लेगा, इसके साथ हम क्योंकि TCS पे फोकस है इस डिस्कशन में तो वो टैक्स कलेक्ट करेगा 1% की वैल्यू से। 10,000 जो वैल्यू है इस पे 1% लगा देगा यानी कि 1,000 रुपया। सेक्शन 24X, सेक्शन 24 सबसेक्शन X ऑफ द CGST एक्ट 2017 यह आवश्यक करता है, मैंडेटरी बनाता है हर एक ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए कि उसको GST के तहत रजिस्टर होना ही होगा। सेक्शन 52 CGST एक्ट 2017 का ये प्रावधान करता है कि टैक्स कलेक्शन किया जाएगा सोर्स पे ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा बताए गए रेट से उन सभी अमाउंट पे जो उसके द्वारा कलेक्ट की जाएंगी और पे की जाएंगी सप्लायर को। अमाउंट ऑफ टैक्स सो कलेक्टेड, अब इस तरीके से जो अमाउंट कलेक्ट की जाएगी ऑपरेटर के द्वारा 1% के रेट से टैक्स GST के लिए,
वो उसको डिपॉजिट करनी होगी 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। जैसे जुलाई के मंथ का जो अमाउंट होगा टोटल, वो नेक्स्ट अगस्त के 10 अगस्त तक उसको पे करना होगा, ड्यूरिंग विच सच कलेक्शन इज मेड, जिस महीने के दौरान कलेक्ट किया है उससे नेक्स्ट मंथ के 10 तारीख तक। ऑपरेटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फर्निश ए मंथली स्टेटमेंट। अब ऑपरेटर को, क्योंकि उसने टैक्स जमा किया है, बहुत सारे लोगों, बहुत सारी पार्टीज, बहुत सारे सप्लायर्स उसके माध्यम से जुड़े होते हैं, उन सभी का वो टैक्स जमा करता है। तो अब उसको ये सारी डिटेल देनी होगी GSTR 8 में, GSTR 8 फॉर्म में उसको ये सारी जानकारी देनी होगी 10 तारीख तक। इस मंथली डिटेल के अलावा ऑपरेटर को एक एनुअल स्टेटमेंट भी सबमिट करना होता है प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में 31 दिसंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जब एक फाइनेंशियल ईयर समाप्त हो जाएगा तो उससे नेक्स्ट 31 दिसंबर तक, जैसे 31 मार्च 2019 या 31 मार्च 2020 तक एक फाइनेंशियल ईयर समाप्त हो जाता है, 31 मार्च 2020 तक, तो उसके बाद 31 दिसंबर 2020 तक इसको सबमिट करना होगा एनुअल स्टेटमेंट प्रीवियस पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए। डिटेल्स जो फर्निश की जाएंगी ऑपरेटर के द्वारा GSTR 8 में, जो मंथली डिटेल फर्निश की जाएंगी वो अवेलेबल हो जाएंगी इलेक्ट्रॉनिकली ईच ऑफ द सप्लायर। जितने भी सप्लायर से रिलेटेड इसने TCS जमा किया है, उन सभी सप्लायर्स के जो लेजर होंगे उसमें ये अमाउंट रिफ्लेक्ट करेगी। पार्ट C ऑफ फॉर्म GSTR 2A में ये अमाउंट रिफ्लेक्ट करेगी कॉमन पोर्टल पे फॉर्म GSTR 8 में जो अमाउंट दी गई है। यहाँ पे जो सप्लायर होंगे जब वो क्लेम करना चाहेंगे, ये अमाउंट यूज करना चाहेंगे इसको, तो उनको GSTR 2A में ये जानकारी दी जाएगी। यहां से अब उनको क्लेम करना होगा ताकि उनके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट ट्रांसफर हो जाए। उसके लिए उनको ये जानकारी देनी होगी कि उन्होंने मैच कर लिया इंफॉर्मेशन और ये सही है, उसको वेरीफाई करना होगा। टैक्स कलेक्टेड बाय ऑपरेटर ने जो टैक्स कलेक्ट किया और क्रेडिट कर दिया कैश लेजर में सप्लायर के में, जो जिसने सप्लाई की है गुड्स या सर्विसेज उस ऑपरेटर के माध्यम से, उसके लिए वो अमाउंट को ट्रांसफर कर देगा। सप्लायर कैन क्लेम क्रेडिट ऑफ टैक्स। अब इस टैक्स का जब क्रेडिट सप्लायर लेना चाहेगा, क्लेम करेगा, तो उसका तरीका है कि उसको ऑनलाइन GST पोर्टल पे जा करके और अपने अकाउंट में लॉगिन करके इनको वेरीफाई करना होगा। जो भी डिटेल होगी सप्लाई की, इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाई सबमिटेड बाय एवरी ऑपरेटर इन द स्टेटमेंट विल बी मैच्ड। डिपार्टमेंट के द्वारा ऑनलाइन मैच होगा ये डिटेल्स ऑफ सप्लाई सबमिटेड बाय सच सप्लायर्स इन देयर रिटर्न। सप्लायर्स ने जो सप्लाई किया है सामान और जो ऑपरेटर्स ने उनसे रिलेटेड जानकारियां दी हैं, ऑपरेटर से रिलेटेड जानकारियां सभी सप्लायर्स के इंडिविजुअल अकाउंट्स में मैच करी जाएंगी। इफ देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी, अगर कोई उनमें अंतर पाया जाता है वैल्यू ऑफ सप्लाई में, कि अगर सप्लायर कुछ कह रहे हैं और मान लो जो ऑपरेटर की जानकारी है वो अलग है, तो सेम वुड बी कम्युनिकेटेड टू बोथ ऑफ देम, तो उन दोनों के पास ये कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी GSTN के माध्यम से। यह जो डिस्क्रिपेंसी होगी ये विद इन गिवन पीरियड में उनको करेक्ट करनी होगी। अगर ये डिस्क्रिपेंसी जो वैल्यू की है ये रेक्टिफाई नहीं की जाती है गिवन टाइम के दौरान, देन सच अमाउंट वुड बी एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ सच सप्लायर। तो अमाउंट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में सप्लायर की जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है उसमें ये ऐड कर दी जाएगी। सप्लायर विल हैव टू पे द डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ आउटपुट टैक्स अलोंग विद इंटरेस्ट, और सप्लायर को अब जो डिफरेंस अमाउंट होगी वो विद इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी। एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी कमिश्नर, एक अधिकारी जो कि डिप्टी कमिश्नर की रैंक से कम का नहीं होना चाहिए, डिप्टी कमिश्नर हो या इनसे ऊपर की रैंक के हो, ये इशू कर सकते हैं नोटिस किसी ऑपरेटर को आस्किंग हिम टू फर्निश द डिटेल्स रिलेटिंग टू वॉल्यूम ऑफ गुड्स, सर्विसेज सप्लाइड, स्टॉक ऑफ गुड्स लाइंग इन वेयर हाउस, गोडाउन्स, इन सब से रिलेटेड जानकारी देने के लिए, सबमिट करने के लिए ये ऑपरेटर को कह सकते हैं। ऑपरेटर की ड्यूटी होगी, यानी कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होगा, फ्लिपकार्ट, अमेजन एक्सेट्रा, उसकी ड्यूटी होगी कि वो रिक्वायर जो उनसे रिक्वायर्ड की गई हैं डिटेल्स, उन डिटेल्स को फर्निश करेंगे, कंप्लीट करेंगे विद इन 15 वर्किंग डेज, 15 दिन के अंदर। अगर ऑपरेटर फेल होता है इन इंफॉर्मेशन को फर्निश करने में, प्रोवाइड कराने में, तो उस पर पेनल एक्शन तो होगा ही होगा, और पेनल एक्शन के साथ साथ अंडर सेक्शन 122 वो लायबल होगा एक पेनल्टी के लिए 25,000 रुपए तक।
तो ये था आज का डिस्कशन टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।